Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack 10th CBSE. My name is Kavita Chaudhary. I have cleared post graduation in MA HRD, cleared diploma in banking and finance. From last 1 year I am teaching. This is my Unacademy profile link. If you wanted to know more about me, आप इस लिंक से मेरे बारे में और जान सकते हैं. मैं रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ फ्रॉम 4 to 5 ऑन अनअकैडमी ऐप. अगर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रोज़ मुझे वहाँ पे 4 to 5 देख सकते हो, जहाँ पे हम चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किए हैं उनके MCQs डिस्कस करते हैं. As we all know, Unacademy is India's #1 learning platform. तो अगर आपको अनअकैडमी का हिस्सा बनना है तो आपको क्या करना है? बहुत छोटी सी चीज़ है, सिर्फ आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है. अब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जहाँ पे एजुकेटर्स आपके साथ आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में एंड एवरीथिंग. अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप डिस्कशन के बीच में ऑब्वियसली एंगेज हो सकते हो, और कोई भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हो. तो एजुकेटर्स जो हैं वो आपको जल्द से जल्द या उसी टाइम रिप्लाई करेंगे. जो आपका कोर्स है 10 CBSE का, ये बहुत ही एक्सपर्ट्स ने मिलके इसे एक स्ट्रक्चर वे में डिज़ाइन किया है ताकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों वो आपसे ना छूटे. जो बेस्ट चीज़ अनअकैडमी आपको देता है वो है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. यहाँ पे आप लाइव टेस्ट ले सकते हो, लाइव क्विजेस ले सकते हो, जहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ पता चलेगी. और अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो पहली बात तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को एक सब्सक्रिप्शन के अंदर पढ़ सकते हो. और अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर डेली लाइव क्लास में नहीं मिल पाए या नहीं आपकी लाइव क्लास हो पाए तो डोंट वरी, आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे. लाइव क्लासेस जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरी भी रोज़ लाइव क्लास होती है फ्रॉम 4 to 5 ऑन अनअकैडमी ऐप जो फ्री है. ठीक है, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो आप वहाँ पे इजीली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो. MCQs, वन लाइनर्स जो हम डिस्कस करेंगे आप उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो. ये कुछ हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से लोगों का करियर को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जो आपका सिलेबस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी कॉम्प्रिहेंसिव, जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उसमें इंक्लूड की गई है. हर वो चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया गया है. और अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिलेगा. हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको कैसे लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा CBSE 10th, और वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन. ओके, ये हमारा टेलीग्राम ऐप है. ये लिंक आप URL में डालिए और क्लिक कर दिए ज्वाइन पे, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ जाओगे. अब जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है आपकी वो बहुत ही नॉमिनल है. ये देखिए 12,500 फॉर 1 ईयर, मतलब 1042 एक मंथ की होगी. और अगर आप मेरा कोड दैट इज़ KAYTA तो आपको प्लस 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें पर मंथ जो आपकी अमाउंट आएगी वो है 938. आई होप आप सब जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लोगे. अगर आप एक साल का अभी नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आप 6 मंथ्स का ले लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट माई कोड दैट इज़ KAVITA. ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है. दैट इज आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2. और जो चैप्टर हमने देखा है ये चैप्टर 6 है आपका. ओके, 6th चैप्टर है आपका और वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. एक सेकेंड मैं देख लूँ.
यस, आपका 6th चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आज चीज़ें जो हम कवर अप करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ये आज हम कवर करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का मतलब ही पता नहीं चलेगा और जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको वो चीज़ कैसे समझ में आएगी कि हाँ भाई इस चीज़ का ये मतलब होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी दूं, जिससे अगर उसमें से वन लाइनर्स पूछ लिए गए या किसी भी शब्द का मीनिंग पूछ लिया गया तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आंसर। तो ये आपको वन लाइनर्स में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मतलब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं, ये आपको वन लाइनर्स में भी एग्जामिनेटर पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिन पे अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं शुगर केन। क्या आपने शुगर केन के ऊपर कोई काम किया है अभी? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज अभी तक आपने उसको प्रोसेसिंग में नहीं डाला है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है? मतलब देखो, हम एक एक वर्ड से समझेंगे। प्रोडक्शन मतलब कोई चीज बनाना, किसको? गुड्स को, इन लार्ज क्वांटिटीज। ये जो प्रोडक्शन करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल एक बार निकल गया, उसके ऊपर वो कुछ काम करते हैं ताकि उसे और ज्यादा वैल्यूएबल बना सके। ओके, मतलब और ज्यादा क्या बना सके? अभी शुगर केन आपको सपोज 10 रुपीज की आती होगी, ठीक है, 1 kg हम मान लेते हैं, और शुगर केन है ये। ओके, 1 किलो शुगर केन आपको वो 10 या 20 रुपए में दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ रॉ मटेरियल, RM, रॉ मटेरियल। और अगर अभी आप बात सेकंड में देखोगे तो क्या है? शुगर हमारी ये है 50 रुपीज पर केजी। अब मैडम ऐसा डिफरेंस क्यों? ऐसा डिफरेंस इसलिए क्योंकि शुगर केन आपका रॉ मटेरियल है, उसको आपने सिर्फ उगाया है, उसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हुआ है। और शुगर केन जो है इसको प्रोसेस किया गया है, शुगर केन से पूरा जूस निकाल के क्रिस्टलाइज करके गुड़ निकाला, शुगर निकाली, तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोसेस किया है। ओके, इसे प्रोसेस किया है जिसके बाद आपको क्या मिलेगा? फिनिश गुड मिलेगा, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, शुगर केन जैसे कि हमने देखा, शुगर केन था 10 या 20 रुपीज केजी, और शुगर था वो था 50। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? प्राइस की बढ़ गई। और हमें, और शुगर केन हर कोई यूज नहीं कर सकता, पर शुगर तो ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है, तो हम जो प्रोडक्ट है उसे वैल्यूएबल भी बनाते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ यूसेज के हिसाब से भी, और आप उसे उसकी वैल्यू भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। ओके, कैसे? अब वैल्यू एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी? क्योंकि इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी होती है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो हमने मैंने सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सेकेंडरी सेक्टर में देखा था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर एड ऑन होती रहती है, और जो अमाउंट होता है वो उस हिसाब से इंक्रीज होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक प्री कंडीशन है फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। ये कैसे? ये क्वेश्चन मार्क आया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कैसे हम कंट्री की पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी, और आप एक चीज़ ध्यान रखना, जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी वो कंट्री हमेशा क्या होती है? डेवलप्ड होती है। क्यों? बिकॉज उनको क्या नहीं चाहिए? उनको अभी जो लोग हैं, अभी सपोज हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, और यहाँ पे हम चलो प्लस 50 ले लेते हैं। ये है आपका इंडस्ट्री सेक्टर,
ये है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पे 50 लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो ये आया हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 20 लोगों की जरूरत है, जो बाकी के 30 बचे वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। ओके, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई मतलब लोग जो है वो क्या, उनके हाथ में पैसे रहेंगे, तो मतलब पॉवर्टी कम होएगी। आई होप अब आपको पता चला कैसे। ओके, प्रीकंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को आपने कम कर दिया, पॉवर्टी अपने कंट्री से हटा दी। पहले जो लोग एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लोग नहीं, एक्स्ट्रा लोग जो ऑक्यूपाइड थे, अब वो कहाँ काम कर रहे हैं, अब वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। मतलब एक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की कम हो गई। ओके, इसके साथ साथ जो कंट्री है उसकी पॉवर्टी भी कम हो गई, मतलब उसका डेवलपमेंट भी अब होने लगा। नेक्स्ट है आपका अगॉर्मेशन इकोनॉमिक। इसमें क्या होता है, मेनी इंडस्ट्रीज ट्रेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज। अब एगॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे चीजें क्या हो जाए, साथ में मर्ज हो जाए। ओके, इसको हम बोलते हैं अगॉर्मेशन। ओके, अब इसमें क्या होता है, मेनी इंडस्ट्रीज ट्रेंड टू कम टुगेदर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये सोचती है कि हम साथ में आए, कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। मतलब और भी बाकी के जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करेगी, एक दूसरे के साथ मिल के कुछ अच्छी चीजें ऑफर करेगी। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है अ मास और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसका मतलब होता है अगर आप कोई चीज मास में या चीजों को कलेक्ट करो, उसे बोलते हैं अग्लोमरेशन। ओके, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। ओके, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो किस पे बेस्ड होती है, रॉ मटेरियल के लिए बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चर पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कॉटन, शुगर, जूट अगर आप ले लो, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि रबर हो गया। रबर को भी हम प्रोसेस करना पड़ता है। तो आपको डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, आपको डिपेंड होना पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे। ओके, तो एग्रो इंडस्ट्रीज, ये बेटा आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एग्रो इंडस्ट्री। तो ये तो ऑब्वियसली छोटा सा है, तो 1 मार्क का आपका इजीली आपको आ जाएगा। एग्रो इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। जो एग्रीकल्चर से उनको रॉ मटेरियल मिलता है वो उस पे डिपेंड होते हैं। जो इंडस्ट्रीज होती है वो उस पे डिपेंड होती है, तो उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है एग्रो इंडस्ट्रीज। ओके, अब मैंने आपको वापस बोल रही हूँ कि मेरी लाइव क्लास होती है 4 to 5 ऑन अनअकैडमी ऐप। ओके, आप वहाँ पे मुझे रोज़ लाइव आप मिल सकते हो 4 to 5, जहाँ पे मैं 1 लाइनर्स या फिर MCQs आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, सुनील काम वाली आई है ना, तो उसको बोलना बाद में आए, मैं आपकी मम्मी को बोल दूंगा। जीडीपी, अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी देखा था, द फाइनल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, अगर पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर मतलब सिर्फ एक साल के अंदर, ओके, ओनली 1 ईयर इसमें काउंट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फाइनल गुड्स और किसकी वैल्यू इंक्लूड की जाती है, फाइनल गुड्स की। प्राइमरी की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि हमें पता है फाइनल गुड्स में सभी वो चीजें आएगी जो इनिशियली आप करते हो। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था बिस्किट का, तो इसमें ये हमारा क्या था, ये हमारा था फाइनल गुड।
ओके, ये था फाइनल गुड। इससे पहले क्या आया, वीट आई, वीट, ऑयल, शुगर, ये सारी चीजें ऐड होके आपका बिस्किट बना। तो जीडीपी में हम किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, जीडीपी में हम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को या उन गुड्स या सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो फाइनल हो। क्यों? बिकॉज फाइनल में ऑलरेडी सभी जो पहले हमने चीजें खरीदी थी, जो सारी चीजें हमने देखी थी, वो सब की वैल्यू उसके अंदर एडेड है। ओके, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। और ऐसा नहीं कि आप कंट्री के बाहर कर सकते हो, नहीं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री के बाउंड्रीज के हिसाब से ही आप जो भी प्रोडक्शन करते हो, सिर्फ एक साल में उसे बोला जाता है, एक सेकेंड, उसे बोला जाता है जीडीपी। इसीलिए अगर आप देखोगे न्यूज़ चैनल पर, इन चैनल्स पे आपको पता चलता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हो रही है या अप है या डाउन है, तो वो आपको कब का बताते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर का बताते हैं। वो पिछले साल की बात इस साल नहीं करेंगे और इस साल की बात अगले साल नहीं करेंगे। तो जो इस पर्टिकुलर ईयर है वो जीडीपी के रिलेटेड उसी टाइम पे या उसी ईयर में वो बात करेंगे या देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी है जो कम हुई है या ज़्यादा हुई है एक ही साल की। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब निकालते हो उसके ऑक्साइड से। ओके, जो भी एल्यूमिनियम के जो चीज़ें होती है उससे आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम को निकालते हो। तो अगर आपको पूछ लिया व्हाट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। उसके ऑक्साइड से आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम को निकालते हो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब उससे निकालना उसे। अब ये छोटी छोटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो वन लाइनर्स में आपको पूछ सकते हैं। ओके, केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है, द केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइजेस दैट प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल। वो क्या करती है, वो इंडस्ट्रीज क्या देती है, प्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोड्यूस करती है वो। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या है, केमिकल इंडस्ट्री। द केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइजेस दैट प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल। ओके, अब आए आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल के ऊपर जो इंडस्ट्री बेस्ड होती है उसे हम मिनरल इंडस्ट्री बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या, इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो मिनरल्स को यूज करती है एंड मेटल्स को यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ बनाना हो, कोई भी चीज़ है जिसमें मेटल की ज़रूरत हो, मिनरल्स की ज़रूरत हो, तो वो सारी जो इंडस्ट्रीज होती है उसे हम मिनरल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। कि उन इंडस्ट्रीज में मिनरल्स को और मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ओके, इंडस्ट्री, इसलिए यहाँ पे बोला है इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स, मतलब ये उसके पहले चीज़ें हैं। ओके, सबसे प्रायर चीज है जो वो यूज में लेते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया, ये वो प्रोसेस है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम। केमिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो केमिकल्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो मिनरल्स को और मेटल्स को यूज करती है एज अ रॉ मटीरियल। अब आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और क्या क्या चीज एक्स्ट्रा आपको चाहिए। अगर आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी मैं सोच रही हूँ पहले, मतलब बाद में देने का, बट पहले मैं सोच रही हूँ कि जो आपके बोर्ड्स में, अब हाँ सुनिए बच्चा, जो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपके इस चैप्टर के, वो मैंने वो क्वेश्चन आंसर्स कवर अप किए हैं जो आपको सीबीएसई के एग्जाम्स में मतलब पूछे गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि आने वाली वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं वो सभी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करूँगी जो आपके बोर्ड्स में पूछे गए हैं। और मैंने साथ में आपको ईयर भी मेंशन किया होगा कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है ये किस किस साल में पूछा हुआ है। ओके, तो बिल्कुल आप मिस मत करिएगा। और मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कविता चौधरी के नाम से, अगर आप टाइप करोगे कविता चौधरी, ओके, और कहाँ पे, अनअकैडमी पे, तो आपको इजीली मेरी वीडियोस मिलेगी। और उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है
जहाँ पे आपको अब तक मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से लेके फ्रॉम 17th से लेके जब तक आप ढूंढोगे उस टाइम तक की आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। ओके अगर आप कुछ और चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मुझे पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ें आपकी तरफ से मुझे करनी है। मेरे हिसाब से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, चूँकि हाँ ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, वो मैं करती हूँ। और जैसे जैसे हमारे लाइव क्लास ख़त्म हो जाएंगे वो सेम वीडियोस का मैं यूट्यूब पे भी रखूँगी, उन सभी MCQs हो गया वो सभी चीज़ें। ओके और वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। अब आता है आपका मिनी स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। मिनी स्टील प्लांट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं। मतलब ये बहुत मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक की मतलब ऐसे एक बहुत है ना, पूरा ऐसे एक फर्नेस होता है, ठीक है, जहाँ पे सभी प्रोसेस चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। जो क्या यूज़ करते हैं, स्टील का जो स्क्रैप है, स्पॉन्ज आयरन है, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, रिसाइकल करते होंगे, या कोई भी और चीज़ें जो बनानी हो वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो बनाते हैं। मिनी मतलब छोटा। ओके मिनी मतलब जब कोई चीज़ छोटी सी हो, तो ये एक छोटी सी इंडस्ट्री है जिसमें स्टील का जो स्क्रैप होता है, जो स्पॉन्ज आयरन होती है, जैसे यू ना ऐसे ऐसे ओके जब ऐसी भी पार्ट्स में अगर आयरन मिले आपको, तो वो सभी चीज़ों को यहाँ प्रोसेस किया जाता है, इस प्लांट में रिसाइकल किया जाता होगा और कुछ चीज़ें बनाते होंगे, तो उसे बोलते हैं मिनी स्टील प्लांट। ओके नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट वो होता है जिसमें आप, इट इज़ अ लार्ज प्लांट। लार्ज ये मिनी था, कहाँ गई मिनी, ये रही मिनी, ये मिनी प्लांट था और ये आपका लार्ज प्लांट है। इंटीग्रेटेड मतलब बड़ा सा लार्ज प्लांट है, विच हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर स्टील को प्रोसेस करना हो, चीज़ें बनानी हो, उसका और ज़्यादा यूज़ करना हो, तो वो सारे काम आपको सिर्फ एक जगह ही देखने को मिलेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। क्यों? क्योंकि ये सारा जो काम होता है, ये चीज़ें एक ही कॉम्प्लेक्स, एक ही जगह पे की जाती है। ओके और ऑब्वियसली यहाँ जो स्टील प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मशीन्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी मशीनें देखने को नहीं मिलेगी, जो मशीन्स होती है वो बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है, तो एक एक अनदर लेवल पे हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। इसकी वजह से एनवायरमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब लिबरलाइजेशन, अब इसको अगर हम तोड़े, लिबरल सेशन कर देते हैं, ठीक है। लिबरल मतलब होना, लिबरल होना कि हाँ भाई चलो मैडम आज मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, आई एम सो सॉरी, मैं शाम को देख लूँगा, कोई बात नहीं, पर मैं पूरी देखूंगा। तो मैंने बोल दिया ओके कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गई, मैं आपके साथ लिबरल हो गई। मैंने आपको स्ट्रिक्टली नहीं बोला कि नहीं आपको इससे इस टाइम तक तो देखना ही पड़ेगा। पेरेंट्स होते हैं, अगर आप कोई चीज़ खाना चाहते हो, इफ़ यू आर नॉट वेल, बट अगर आपको कोई चीज़ खाने का मन है, तो वो सोचेंगे कि हाँ भाई चलो इसका मन है तो ये चीज़ हमें खिला देते हैं, नो प्रॉब्लम, तो लिबरल हो गए। तो सेम अगर आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स में तो खाना नहीं आएगा, मैडम की वीडियो भी नहीं आएगी, क्या आएगा वहाँ पे, कुछ रूल्स आएंगे, कुछ रेगुलेशंस आएंगे, उसे इंक्लूड किया जाता है। ओके इसमें क्या होता है, द रिमूवल और लूजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन समथिंग। ये अभी आपको बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि पहले USA हो गया, या जो फॉरेन कंट्रीज थी, वहाँ की चीज़ें आपको इंडिया में नहीं मिलती थी, है ना। बट आजकल अभी आप देखोगे लोग बहुत स्टाइल से बोलते हैं, हाँ भाई ये चीज़ है ना मेरी USA की है। ये उसने स्टाइल कब मारा, जब हमारी गवर्नमेंट ने क्या की, चीज़ें जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसको लिबरल कर दिया गया। मतलब ठीक है मेरी ये चीज़ है, ओके मैं भी बेचूंगा, तुम भी बेचो, कुछ चीज़ों को हमें पर्टिकुलरली सिर्फ फॉलो करने पड़ेंगे, बट बाकी हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो चीज़ें क्या हो गई, लिबरल हो गई, लूज हो गई। द रिमूवर और
लूजनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, या तो चीज़ों को निकाल दिया गया या उसमें कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों को अप डाउन कर दिया गया, ओके, ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर। इसीलिए आप देखो आजकल फॉरेन कंट्रीज़ की जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल सकती है। ये किस वजह से हुआ? ये तब हुआ जब आपकी जो चीज़ें हैं उन पे लिबरलाइजेशन का जो चीज़ है वो एड ऑन की गई या फॉलो अप की गई टिपिकली। एंड और मोस्टली ये क्या होता है, इकोनॉमिक बेसिस पे होता है या कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें भी कुछ लिबरल चीज़ें हैं जो उनके सिटीजन्स के लिए की जाती है। मिनी से याद रखना है, ये एक छोटा सा प्लांट होता है जहाँ पे स्टील की स्क्रैप, स्पॉन्ज, आयरन, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके कोई भी और अदर यूज़ में उसे लिया जाता है। इंटीग्रेटेड एक लार्ज प्लांट होता है जो हैंडल करता है सब कुछ, और कहाँ पे? सिर्फ एक घर के अंदर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सभी चीज़ों को हैंडल करता है। और हमारा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, सबका फेवरेट, दैट इज लिबरलाइजेशन। अगर चीज़ों में लिबरलाइजेशन मिले तो आपको कितना अच्छा। सबसे बेस्ट लिबरलाइजेशन बच्चों को क्या मिल सकती है कि मैडम अगर हम एग्ज़ाम ना दें और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए 95% जैसे कि हमने सोचा है, तो ये तो सबको ही चाहिए। तो ये लिबरलाइजेशन, पर बच्चा ये लिबरलाइजेशन आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और फिर ही आप मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बट हाँ आप ऐसा सपना ज़रूर सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर लिबरलाइजेशन में ऐसा हुआ तो कि जहाँ पे जो सारे रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो या तो हटा दिए जाए या कम किए जाए, ओके। तो ये 3 टर्म्स हमने देख ली अच्छे से। अगर आपको वन लाइनर में पूछ लिया व्हाट इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट यस, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज अ लार्ज प्लांट विच हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। हो गया 1 मार्क आपका रेडी। अब आता है आपका FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन बिजनेस इन वन कंट्री बाय एनी एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। यहाँ से ही आपको पता चल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो कंट्री होती है वो ओनरशिप रखती है, बट वो बाकी कंट्रीज में भी क्या करती है, इन्वेस्ट करती रहती है, ओके। ये ऐसा एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें जो ओनर, जैसे कि सपोज मेरी एक बिजनेस करती हूँ, मैं उसकी ओनर हूँ, तो मैं अपनी कंपनी को या अपनी जो एंटिटी है उसे और भी कंट्रीज में क्या कर सकती हूँ, फैला सकती हूँ डायरेक्टली उस कंपनी में। मतलब कई लोग नहीं होते शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट नहीं बोल सकते, बट सपोज यहाँ पे अगर कोई कंपनी है और हम, मुझे फॉरेन में कोई कंपनी है और मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है तो आई कैन ईजिली इन्वेस्ट। और ये किस वजह से हुआ? ये हुआ आपका लिबरलाइजेशन की वजह से, ओके। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ी। अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया में फेस हमें करनी पड़ सकती थी। बट अब क्या हो गया है कि लोग फॉरेन चीज़ों पे ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। इंडिया की जो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो तो एकदम ही कम हो गया है, स्वदेशी अब कोई चाहता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपको अगर उनको इनकम दिलानी है तो आपको अपनी कंट्री को भी तो डेवलप करना है। तो हम अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा फॉरेन चीज़ों को कम करते हैं और हमारी स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, ओके। बट आपका FDI है, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कोई भी ओनरशिप, मतलब सपोज अगर मैं हूँ, मैं कोई बिजनेस करती हूँ तो मैं किसी भी कंट्री में उसे फैला भी सकती हूँ और मैं किसी भी कंट्री में उसे आई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट ऑन सम अदर कंट्री। तो ये आपका हुआ वर्ड से ही पता चल गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप डायरेक्टली फॉरेन में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उससे आप अर्न कर सकते हो। और ऑब्वियसली जो पैसे आएगी वो तो आपकी कंट्री के करेंसी के हिसाब से ही आएगी, तो जो डेवलपमेंट है वो हमारी कंट्री का भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ ही फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर दे, नहीं, ओके। अब आएगा आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो सबने बहुत सुना होगा, टीवीज़ में, मूवीज़ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लोग बोलते हैं हाँ मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो आज देखते हैं कि ये लोगों का बोलने का मतलब क्या है, ओके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है? द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंप्राइजेस अ वाइड रेंज ऑफ कंपनीज। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किस किस में इन्वॉल्व होते हैं, डिज़ाइनिंग में हो गए, डेवलपमेंट में हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया,
सेलिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, मतलब देखो कितने सारी रेंज की जो इंडस्ट्रीज है वो आपकी एक हेड के अंदर आ जाता है। अब अभी अगर सपोज आपको एमसीक्यू में पूछ लिया दैट मार्केटिंग इज विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि वो क्या है। मतलब कोई भी सेलिंग ऑफ, मतलब इसमें देखिए मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, ऑटो, ठीक है, मोटर हम ऐसे याद रखेंगे, तो ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं। मतलब इसमें जो इसके काम है वो सभी डिजाइनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसका मार्केटिंग हो गया, उसकी सेलिंग हो गई, किसकी, मोटर व्हीकल्स की। ओके, मोटर व्हीकल्स की, इनको अलग अलग चीज़ों को नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब कुछ वो खुद ब खुद ही करेंगे एक हेड के अंदर। वो हेड कौन सा है, आपका ऑटोमोबाइल का हेड है। तो वहां पे जब आपको ये सभी चीज़ें मिले, दैट इज नोन एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और मैं आपको बता दूं, ये इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री बाय रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू सबसे ज़्यादा किसी इंडस्ट्री से जनरेट होती है तो वो है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये एक बार वापस पढ़ लेती हूँ तो आपको वापस एक बार पता चल जाए। मैं एकदम धीरे से पढ़ूंगी, तो अगर आप आंखें बंद करके भी सुनोगे, यूजुअली क्या होता है कि जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना तो चीज़ें स्लिप हो जाती है, बट मैं क्या करूंगी, अभी एकदम शांति से धीरे धीरे पढ़ूंगी। यू जस्ट क्लोज योर आईज और उसे सिर्फ सुनो और इमेजिन करो और चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is an investment in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. ओके, एक हम एक दूसरे की कंट्री में इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंप्राइजेस अ वाइड रेंज ऑफ कंपनीज, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज इंक्लूड होती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, डिज़ाइन वाले हो गए, डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी है, आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज बाय रेवेन्यू, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, वो है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब आता है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड वाले लोग, ए बी सी एंड डी, ए प्लस प्लस दो कर दिया यहाँ, ओके प्लस यहाँ थोड़ा थोड़ा प्लस, थोड़ा इतना ही कर देते हैं। ओके, डिग्रेड तो हम पूरा माइनस ही कर देते हैं। तो एनवायरमेंट तो गंदा नहीं है, उसे कौन डिग्रेड कर रहा है, उसे हम डिग्रेड कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द डिटोरिएशन ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। और कैसे डिप्लीशन मतलब कम होना, डिलीट होना। ओके, तो ये वो, और सबसे पहले डिटोरिएशन मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी कम होना। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर आप कहीं खाने गए, आपने मंचूरियन खाया, मैं मंचूरियन को मन्नू बोलती हूँ, ठीक है, तो अगर आपने मंचूरियन खाया तो एक जगह आपको 50 रुपीज़ में मिला, और अगर आपने अच्छी हाईफाई मस्त जगह खाया तो वहाँ आपको वो 500 मिला। तो अब आपको क्या होगा कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो डिग्रेड थी, मुझे इतनी पसंद नहीं है, पर ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस ये ही होता है। अब हम मंचूरियन से तो इसको आगे नहीं पढ़ सकते, हम इसको एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि जब हम एनवायरमेंट को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और ये कौन करता है, ये हम करते हैं। एनवायरमेंट हम अपने आप को गंदा नहीं करेंगे, कोई और आके हम पे क्या कर देगा, हमको गंदा कर जाएगा, कभी पुश कर देता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इट इज़ द डिटोरिएशन ऑफ द एनवायरमेंट। इससे क्या होता है कि एनवायरमेंट जो होती है उसके लेवल कम होता है थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। और कैसे, रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होने से। ओके,
अब आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो चार्ट घर के पेपर वॉल पे लगाया है, और देखिएगा डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा होता है। नहीं तो एक छोटा सा सॉफ्ट बोर्ड आता है, वो लिख लो जो भी आज आपने किया वो पॉइंट्स। नहीं तो क्या करने का, अगर आप सुबह उठो, ठीक है, आज आप उठे स्माइलिंग फेस के साथ और आपने सोचा कि हाँ चलो आज मैं शेड्यूल डिसाइड करता हूँ, तो आपको रोज़ क्या करना चाहिए। अभी बोर्ड्स में आपके इतने कम दिन बाकी नहीं है, मतलब I mean कम दिन बाकी है, कम दिन बाकी नहीं, कम दिन बाकी है। तो आपको क्या करना है, एक शीट बनानी है जिसमें जैसे कि आज है सैटरडे है, सपोज फ्राइडे है, नहीं सैटरडे है, सॉरी आज सैटरडे है। तो क्या करेंगे हम सैटरडे, तो हमने सोचा कि हाँ चलो मॉर्निंग में मैं 8 बजे उठा, 8 से 10 मेरा टाइम फ्री टाइम, ठीक है, ये पूरा आपका टाइम है। 11 बजे मैं पढ़ने बैठा, 11 से 1 मैंने क्या किया, चलो साइंस किया। फिर मैंने 1-1:30 बजे खाना खाया, 1:30 बजे तक खाना खाया, फिर मैं 1 घंटे आराम किया, फिर 3 बजे उठा। 3 बजे मैंने किसकी वीडियो देखी, कविता मैम की वीडियो देखी। कविता मैम की वीडियो आपको कॉमेडी तो है नहीं, वो उसमें आपको क्या मिलेगा, एसएस का कंटेंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली तो आपने सोचा चल 3 to 4 और 4 to 5 भी अगर क्लास हो मेरी तो आप एसएस देखोगे, तो 3 to 5 आपका एसएस हो गया। और शाम को यूजुअली आपको क्या करना चाहिए, जब आपको नींद आए ना तब आपको मैथ्स उठाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपकी नींद है वो भाग जाएगी, और जो सम्स अगर आपको नहीं आएंगे तो रात को भी नींद नहीं आएगी। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, रोज़ जब आप उठो तो आपको एक ऐसा शेड्यूल फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ भाई। और आप एक चीज़ याद रखना, जैसे आपका शेड्यूल फिक्स होगा आप उसमें ऐसे टिक करोगे ना, और टिक करने की आदत ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होता है कि हाँ आज मैंने ना 2 चैप्टर साइंस के सोचे थे, वो मैंने पढ़ लिए। तो टिक करने में जो आपको रिलीफ मिलता है ना, आप सोच नहीं सकते हो। हाँ आज का मेरा टारगेट था कि कविता मैडम के मैं दोनों वीडियोस पूरे देखूं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स जब मैं देखूं बुक में तो मेरे को वो क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए, तो वो टिक हो गया। यहाँ पे तो 2 टिक होने चाहिए, ठीक है। तो आपको रिलीफ मिलेगा। फिर आपने मैथ्स का एक चैप्टर डिसाइड कर लिया, चलो आज मैं एल्जेब्रा वाला जो चैप्टर है वो कर लूँगा, ट्रिग्नोमेट्री कर दूंगा। तो जैसे वो आप करोगे तो आप वहाँ पे टिक करोगे, और ऐसे ऐसे आपके चैप्टर्स पूरे ख़त्म होते जाएंगे। और चैप्टर्स भी टाइम जाएगा, बट आपके चैप्टर्स भी आप बहुत माइन्यूटली करोगे। तो ऐसा आप है ना एक पूरा टाइम टेबल बना के रखिए, जिसमें आपको अगर चलो हफ्ते का हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई चलो कहीं जाना हो गया, आना हो गया। वैसे कोरोना में तो मुझे पता है आप कहीं नहीं जाओगे, बट स्टिल कहीं पे कुछ अगर जाना हुआ तो आप वीकली नहीं बनाइएगा। बस ये टाइम टेबल बनाने में आपको हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। सब्जेक्ट्स निकाल लो, मैथ्स, एसएस, सोशल मतलब साइंस, इंग्लिश और हिंदी। ओके तो आपको इसमें क्या देखना है, आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि हाँ भाई मैं टाइम अलॉट कर दूँ, ठीक है। 15 घंटे में से 12 घंटे हैं, चलो 12 घंटे में 2 घंटे मस्ती के हो गए, तो वो सब इंक्लूड करके एक एक 2-2 घंटे भी अगर आप निकालोगे तो देखना अब तक में बोर्ड्स के एग्ज़ाम तक में तो बस आपको, अगर मैं जैन में हम मिले, फेब में हम मिले, तो मैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लाइव क्लास में पूछूंगी तो बस आप फटाफट उसका आंसर दे दोगे कि हाँ भाई एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है, मिनी स्टील प्लांट क्या होता है। ये चीज़ें फिर आपको क्या होगी, मुंह पे होगी, तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मुझे कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं उसे इजीली आंसर कर सकता हूँ। ओके अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको बीच में प्लानिंग इसीलिए थी ताकि अगर आप बीच में अभी सो रहे हो कि हाँ बस मैं अभी सुन लिया, मैं अभी पॉज करने का सोच रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको वापस उठा देगी, थोड़ा सीरियस और कर देगी कि नहीं भाई मुझे अभी मैडम ने बोला है ऐसे पूरा शीट बनाना है। एटलीस्ट यू ट्राई फॉर अ वीक तो नहीं, चलो ठीक है 4 दिन आप लोग के लिए कंसेशन है, 4 दिन आप ट्राई करिए और आप देखिएगा आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। फिर आता है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन जब हम किसी चीज़ को गंदा करते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम गंदा करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जाते जाते हमने रोड पे कचरा फेंक दिया तो हमने रोड गंदा किया, ठीक है। जाते जाते पानी इधर उधर फेंक दिया तो वो जगह हमने गंदी कर दी, वहाँ पे अभी कितने सारे मच्छर हो वो सब बैठ जाएंगे। तो सोचो आप, अब सबसे पहला जो पॉल्यूशन हम देखेंगे वो है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ
एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, caused by presence of high proportions of undesirable gases in the atmosphere। अब आपको एटमॉस्फेयर में क्या बोलते हैं, आपने जो कचरा फेंका वो तो उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, नहीं, आपको एयर को पॉल्यूट कैसे करते हैं, हम भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल चला के, क्योंकि जो गंदी गैसेस निकलती हैं तो हमारे पीछे पीछे हम तो आगे चले जाते हैं, जो गैसेस है वो धीरे धीरे सेटल होके कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ऊपर मतलब आपके ऊपर नहीं, जो एनवायरमेंट है, जो हवा है, उसके ऊपर चली जाती है। इससे क्या होता है कि जो एयर है उसमें ऐसे ऐसे गंदे गंदे अनडिजायरेबल गैसेस होते हैं। अनडिजायरेबल मतलब वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं हो। तो अगर मुझे मंचूरियन नहीं, मुझे मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है, पर सपोज अगर कोई ऐसी चीज़ है, लौकी कर दिए, ओके, अगर लौकी हो गई वो मुझे पसंद नहीं है तो वो मेरे लिए क्या अनडिजायरेबल है, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो सेम तरीके से ये चीज़ किसको पसंद नहीं है, एयर को, एटमॉस्फेयर को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें वही बोला है कि ये वो एयर पोल्यूशन कब होता है, कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई, और ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो एनवायरमेंट भी चला लेती है कभी कभार। अगर चलो मन नहीं हुआ कुछ ज़्यादा कि हाँ भाई मम्मी ने तो आज लौकी भी दे दी, करेले भी दे दिए, और क्या बोलते हैं बैगन भी दे दिए या कद्दू भी दे दिया, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं चलाओगे। वंस इन अ वाइल चलो ठीक है, एक दिन आपको एक चीज़ मिल गई, कोई बात नहीं, ठीक है। बैक टू बैक 5 डेज में आपको ऐसी ऐसी सब्जी खाने को मिल रही है जो आप पसंद ही नहीं करते हो, तो अनडिजायरेबल, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो सेम तरीके से एनवायरमेंट में जब हाई हो जाता है, ओके, जब इसका प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो जाता है, एक दिन आपने सहन किया, 2 दिन किया, 3, अब आप रोज नहीं सहन करोगे, तो वो प्रोपोर्शनेट किसका, एनवायरमेंट में भी सेम है। जब ये गैसेस हाई हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, और एनवायरमेंट क्या ना कर पाए, उसे डाइजेस्ट ना कर पाए, एटमॉस्फेयर वो चीज़ों को इंक्लूड ना कर पाए, ओके, तो उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। जो हाई प्रोपोर्शनस ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, जो गैसेस अनडिजायरेबल है, जो पसंद नहीं है, वो गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे ज़्यादा मात्रा में, तो उसे हम बोलेंगे एयर पॉल्यूशन, ओके। एनवायरमेंट से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, इससे क्या हो, एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ, आपने जो क्वालिटी कर दी वो खराब कर दी, एनवायरमेंट की डिग्रेड कर दी। डिग्रेडेशन में बस डी ग्रेड को ही आप याद रखिएगा। क्या आपको डिग्रेड में जाना है, नहीं, ठीक है। तो जल्दी से मैडम की वीडियो देखिए सारी, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, तो आपको हम ए ग्रेड वाले बच्चे बना देंगे। वहाँ पे आपको कोई डिग्रेड नहीं बोलेगा, सब ए ग्रेड वाले बच्चे बोलेंगे। क्यों, बिकॉज हमारा टारगेट है 95% का। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो मेरा वीडियो देखते हैं, आई अश्योर यू 95 तो आप लाके ही रहोगे, अगर जो चीज़ें जैसे मैंने बोली है उसको अगर आप फॉलो करोगे तो। मैंने बोला ना, अभी 1 साल का चलो सब्सक्रिप्शन आप नहीं लोगे, बस 6 मंथ का ले लो। वी विल एंजॉय आवर लेक्चर्स। आपको एक एक चीज़ मैं और डिटेल में बताऊंगी कि बस आपको सारी चीज़ें मुंह पे होगी, मुंह पे मतलब मुंह पे चिपकी नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर रात को 2 बजे मम्मी ने उठ के पूछा कि चलो बेटा बताओ मेरे को मिनी स्टील प्लांट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मिनी स्टील प्लांट यहाँ यहाँ इस लेक्चर में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो सभी चीज़ों का टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट होगा तो वो सभी चीज़ें आपको और अपने माइंड में फिक्स हो जाएगी, ओके। तो ये आया हमारा पहला पॉल्यूशन जो है एयर पॉल्यूशन। अब जो सेकेंड पॉल्यूशन है वो है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर को मैडम, हम वाटर को कैसे पॉल्यूट करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, हम सब करते हैं। कैसे, कॉज बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जैसे कि गंदा मतलब कपड़ा नहीं, गंदी चीज़ें, जैसे कि वेजिटेबल का जो वेस्ट हो गया, वो सब चीज़ें हमने गंदी फेंक दी, कहाँ, पानी में। इनऑर्गेनिक मतलब जो चीज़ें मेल्ट भी नहीं हो सकती, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने पानी में फेंक दी। पूरे ऑयल वाले जो मेटल था वो हमने पानी में फेंक दिया। तो इससे क्या होगा, आप जो वाटर है उसे पॉल्यूट करोगे। ये हमने हमारे बेसिस पे बोल दिया, ओके, कि हम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा बेटा अगर कोई इंडस्ट्रीज, अगर वाटर को कोई पॉल्यूट करता है तो वो है आपकी ये वाली इंडस्ट्रीज़। अब मैडम आप बोल रहे हो एक साइड इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, दूसरी साइड आप बोल रहे हो कि पानी को वो पॉल्यूट करती है, वो भी इंडस्ट्री पॉल्यूट करती है। तो मैडम अभी इंडस्ट्री वाले लोग क्या करें, तो इंडस्ट्री वाले लोग, कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट उनको देती है कि हाँ भाई सिर्फ आप इतने % का ही
पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने पॉल्यूशन छोड़ा तो हम आपको क्या देंगे, एक तो पहला तो क्या देंगे, पेनल्टी देंगे। पेनल्टी के साथ साथ हम आपकी कंपनी को, या इंडस्ट्री, कंपनी नहीं, हम आपकी इंडस्ट्री को भी बंद कर सकते हैं। ओके, तो कंट्री जो इंडस्ट्रीज है उनको वो जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस है वो उसको सारा मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो ही वो कंट्री के, ऑब्वियसली फिर वो कंट्री को कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो कंट्री को डेवलप करने के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें ना हो, कंट्री कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इंडस्ट्रीज ना हो, और इंडस्ट्रीज को भी ये सोचना चाहिए कि हम कंट्री को पॉल्यूट ना करें। ओके, अब आई होप जो क्वेश्चन मार्क मैडम ने यहाँ पे बनाया था तो आपको वो समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन मार्क कैसे हम इरेज कर सकते हैं हमारे माइंड से। यहाँ से तो मैं अभी इरेज कर दूंगी, पर मेन हमारे माइंड से इरेज होना चाहिए कि हाँ, क्यों वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्री ज़्यादा उसके लिए जिम्मेदार है। कैसे? वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ओके, जो इंडस्ट्रीज क्या करती है, वो जो अपने वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, उसको क्या करती है, एंड एफ्लुएंट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डिस्चार्ज इनटू द वाटर, डिस्चार्ज कर देती है डायरेक्टली पानी में। अब इसमें उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। अब मैडम अगर डिस्चार्ज वहां नहीं करेगी तो कहाँ करेगी, डिस्चार्ज भी करेगी। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो ज्यादा गंदे जो चीजें जो कुछ कम खराब है वो फिल्टर हो जाएगी। ओके, जैसे कि ये आपका मैंने एक फिल्ट्रेशन का नेट बना दिया, ठीक है। तो ये नेट पतले पतले हुए, ठीक है। तो इसमें अगर आपने चलो कुछ एफ्लुएंट्स डाल दिए जो बड़े बड़े हैं, जो और ज्यादा डेंजरस है, वो ऊपर रह जाएंगे, और जो छोटे छोटे हैं, ये देखिए डॉट डॉट, ये नीचे आ जाएंगे। तो जब आप इसको ऐसे हटाओगे तो आपको नीचे क्या मिलेंगे, डॉट डॉट मिलेंगे। मतलब ये कम खराब है और ये ज्यादा खराब है। तो या तो वो इसे और तरीके से यूज कर सकते हैं, नहीं तो इनको कोई और अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। सारी ही चीजों को रिवर में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ये कम खराब है तो दे कैन अल्टरनेटिव, उसका ये अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितनी मात्रा में जो एफ्लुएंट्स थे वो आपने इंडस्ट्री में नहीं जाने दिए। देखो फिल्टर करने के बाद ये चीजें यहाँ आ गई, तो मतलब ये कम खराब है, तो आप इसे अलग से ट्रीट कर सकते हो, और वो जो ज्यादा खराब थी उसे अलग से ट्रीट कर सकते हो। अगर आप दोनों के दोनों को ही रिवर में छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली वो कैसे आपके काम आएगी, ऑब्वियसली वो रिवर को खराब करेगी, और उसके साथ साथ जब वो पानी फिल्टर अच्छे से नहीं होगा तो वो हम पिएंगे और हमें भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे, है ना। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, और इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उन्हें ऐसे मेथड्स को फॉलो करना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को फिल्टर कर सके या बाइफिकेट कर सके कि हाँ भाई इन चीज़ों को हम गंदा करें। ये देखिए यहाँ पे भी जो चलो गैसेस तो हम भी रिलीज करते हैं, पेट्रोल वगैरह हो गए, पर जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी बहुत मात्रा में जो गंदे गैसेस होते हैं उसे चिमनी बड़ी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है लोगों तक नहीं आता। अभी आपकी इंडस्ट्री यहाँ है, ठीक है, ये आपका क्लाउड है, आपने इतनी बड़ी चिमनी खड़ी कर दी, ये कहाँ गए, ये सारा गंदा तो पूरा क्लाउड में ही गया। अल्टीमेटली जो क्लाउड अगर गंदा हुआ मतलब जो हवा आएगी वो भी पॉल्यूट हो जाएगी। तो चिमनीज को बड़ा करने से कोई इंडस्ट्री ऐसे नहीं है जो क्लाइमेट को गंदा नहीं कर रही है। इंडस्ट्रीज को बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें अगर मैं कम खराब करूंगा तो मेरा एनवायरमेंट है वो कम खराब होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पहला देखा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन देखा, फिर एयर पॉल्यूशन देखा, वाटर पॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है व्हेन हॉट वाटर, जैसे कि मैंने आपको बोला जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है यहाँ पे बहुत काम चलता है, पानी इवापोरेट होता है, तो ये सारा भी क्या होता है, एक टाइप का पॉल्यूशन होता है। और वो कैसे पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को, व्हेन हॉट वाटर्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट, जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स होते हैं वहां से ड्रेन इनटू द रिवर, देखा, एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग, उन्हें ठंडा करने से पहले ही वो क्या कर देते, ऐसे ये देखिए यहाँ पे पानी है, ओके,
और ये बहुत गर्म है, और इसे ठंडा होने से पहले ही वो क्या कर देते हैं, इसे रिलीज कर देते हैं आपके रिवर में। गरम गरम पानी, एक तो लैंड से अगर जाएगा, चलो पाइप से भी गया, तो इतना गरम पानी अगर यहाँ पे जाएगा आपके लैंड रिवर्स में या पॉन्ड में बिना ठंडा होए, तो सबसे ज़्यादा डैमेज किसको होता है बेटा? सबसे ज़्यादा डैमेज होता है एक्वेटिक लाइफ को, जो वहाँ पे रहने वाले फिशेज हैं, जो लोग मतलब जो ऐसे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? पॉन्ड्स पे रहते हैं। उन पे अगर गरम गरम पानी जाए तो ऑब्वियसली वो तो डायरेक्ट ही मर जाएंगे, है ना। फिशेस की मात्रा इससे क्या होगी? फिशेस कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ बहुत ध्यान रखनी है कि व्हाट इज, ये कुछ अलग है, कुछ नया है। तो आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हमें पता है, वाटर पॉल्यूशन पता है, तो ये चीजें इजिली आप लिख सकते हो। द पॉल्यूशन विच इज क्रिएटेड बाई डिस्चार्जिंग द सॉरी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ भाई एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, इंडस्ट्री जो अपना गंदी चीजें बिना फिल्ट्रेशन के पानी में डिस्चार्ज कर देती है, उसे हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। फिर थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, तो ये अगर हमने आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन हॉट वाटर्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जो गरम गरम पानी है वो फैक्ट्री से क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। एंड थर्मल प्लांट्स भी जो होते हैं, थर्मल प्लांट्स, उन्हें भी इस ड्रेन्ड इनटू द रिवर, कहाँ डायरेक्टली छोड़ा जाता है? रिवर्स में छोड़ा जाता है, पॉन्ड्स में छोड़ा जाता है, बिफोर कूलिंग, ठंडा होने से पहले ही। सोचो अगर लैंड के थ्रू जाता हो तो लैंड को भी कितना खराब कर देगा। गरम गरम तो चीज़ें पूरी लैंड को ऐसे पूरा फाड़ देगी, तो वहाँ पे हम कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से कितनी और प्रॉब्लम्स हो सकती है। वहाँ लैंड की फर्टिलिटी कम हो सकती है। ओके, तो ये है आपका थर्मल पॉल्यूशन। अब मैं आपको वापस बोल रही हूं कि आप 4 to 5 मुझे लाइव मिल सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे। ओके, अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसे डाउनलोड करिए। वहां पे हम सभी चीजों का डिस्कशन डिटेल में करते हैं और मेरी क्लासेस में अच्छे अमाउंट में बच्चे रहते हैं। तो आप भी, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप इजीली उसे वहां पे कमेंट कर सकते हो कि मैडम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी, क्या प्लीज मुझे। और हाँ, जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ भाई मैडम ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, बेटा कमेंट से अच्छा आप मुझे लाइव वो चीज समझोगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप अगर उस टाइम पे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपने तुरंत पूछ लिया कि हाँ भाई मैडम आपने समझाया, मैंने कमेंट किया कि ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को, तो आप लाइव में आपने मुझे समझाया, इसमें भी मुझे ये चीज पता नहीं चली, तो आप वो तुरंत कमेंट में लिख सकते हो कि मैडम मुझे ये चीज नहीं पता चली है। ओके, तो आप वहां पे आप मुझे लाइव देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि अगर वो सॉल्व नहीं हुआ, आप वापस उसे पूछ लोगे, वहीं पे ऑन द स्पॉट वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये होता है आपका थर्मल पॉल्यूशन। डोंट फॉरगेट द टाइम फ्रॉम 4 to 5 ऑन अनअकैडमी ऐप। कविता चौधरी मैम आपको वहां पे सारे एमसीक्यूज और सभी चीजें आपको वहां पे रेगुलरली करवाएंगे। फिर आता है आपका नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, मैडम नॉइस पॉल्यूशन कोई पॉल्यूशन थोड़ी हुआ, ये भी एक टाइप का पॉल्यूशन है। जब आप रोड पे जा रहे हो और आपको कोई आगे गाड़ी नहीं दिख रही है, बट आप स्टाइल मारने के लिए क्या करोगे? बार बार हॉर्न बजाओगे, तो बाजू से अगर कोई एज्ड अंकल आएंगे तो नॉइस पॉल्यूशन उनके लिए हो गया। क्यों? क्योंकि आप अननेसेसरी हॉर्न बजा रहे थे। ओके, ये क्या करता है? हार्मफुल होता है हमारे कानों के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आवाज़ से सुनोगे तो आपकी सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अगर कोई भी आपको बोलेगा, धीरे कोई बोलेगा, तो आप वो नहीं सुन पाओगे। अब पता चला ये पॉल्यूशन कैसे होता है। ये क्या होता है? हार्मफुल भी होता है, अननोइंग भी होता है, इरिटेट होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाने छोड़ दो, गाने तो ठीक है सब तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, बट वो भी आपको इतनी तेज़ नहीं करनी चाहिए कि आपके कान के पर्दे ही फट जाएं। ओके, तो अननोइंग मतलब इरिटेटिंग बहुत होते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि नॉइस पॉल्यूशन जो है ये हार्मफुल होता है, अनोइंग होता है। इसीलिए अगर आपने कहीं जा रहे हो गए तो कहीं हॉस्पिटल है या स्कूल है या कुछ ऐसी शांति वाली जगह आती है, वहाँ लिखा होता है ऐसा मैं आपको बताती हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी तो अच्छी है, ऐसा है ना, हॉर्न बनाया हुआ होता है, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया कोई बात नहीं, और वहाँ ऐसे सर्कल पे ऐसे लिखा होता है, मतलब आप वहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हो। सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स के आजू बाजू आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं।
ठीक है। तो उन्हें डॉक्टर्स होते हैं तो वो कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल गेट डिस्टर्ब्ड, इसीलिए बोला गया है कि नॉइज पॉल्यूशन भी एक टाइप का पॉल्यूशन है। ओके, अब आता है ग्लोबलाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन देख लिया, अब लिबरलाइजेशन के साथ साथ हम ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? द प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस, और ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब, उसमें इंडिया, अमेरिका, यूएस सब कुछ आ गया, पूरा ग्लोब आ गया, ठीक है। तो सेम ग्लोबल में इतना देख लो, सेम मैडम तो बाइफिकेशन करके बताएंगे तो आपको और इजीली पता चल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल, the process by which businesses और other organization develop internationally, सारी जो चीजें होती है वो इंटरनेशनली डेवलप होती हैं, ओके, और स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन इंटरनेशनल स्केल। Amazon हो गया, ऑब्वियसली अमेजोन में क्या होता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने से हम अमेजोन से शॉपिंग कर सकते हैं और हम चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ये कैसा हुआ? ये आपका ग्लोबल मार्केट हुआ। देयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हाँ भाई चलो चंदूलाल की दुकान है, अभी चंदूलाल की दुकान है तो वो तो इंडिया में ही करेगा, तो क्या वो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो आप वो किसका फायदा उठाएगा? वो फायदा किसी का नहीं उठाएगा, अमेजोन वाले फायदा उठाएंगे ग्लोबलाइजेशन का। कैसे? क्योंकि ये लोग पूरे कंट्री में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टारगेटेड मार्केट नहीं होता है, जो मार्केट टारगेट होता है वो पूरा ग्लोब ही होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ए टू जेड चीजें भी मिलेगी और ग्लोबलाइजेशन में भी वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। ये देखो मैं आपको एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हुआ द प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनली। जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली डेवलप हो गए हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, और स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, या फिर वो क्या करते हैं, वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं इंटरनेशनल बेसिस पे कि हाँ भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ऑनलाइन भेजूंगा। हाँ भाई किसी ने यूएसए से ऑर्डर किया तो मैडम ने वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट अगर कुछ बनाते होंगे, अगर मैम को कुछ आता होगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड भेज सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लोबली, जिसमें आप कहीं पे भी कुछ भेज सकते हो। और अगर आप सिर्फ चंदूलाल है, चंदूलाल तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर विलेज में ही भेज सकता है या पर्टिकुलर स्टेट में ही भेज सकता है, तो चंदूलाल है वो ग्लोबलाइजेशन का काम करता है? नहीं, वो तो एक रीजन तक ही सीमित है। ग्लोबलाइजेशन का काम कौन करता है? अमेजोन काम करता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द एंटायर कंसेप्ट जो आज हमने देखा। सभी टर्म्स आप देखोगे इसमें से वन लाइनर्स तो आपके बहुत सारे निकलेंगे, कोई भी डेफिनेशन वो आपको वन लाइनर के हिसाब से पूछ सकते हैं, और जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको वहां पे करवा ही देती हूँ लाइव में। ओके, अब आपको, मैंने इतनी मेहनत की तो आपको भी एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और अगर आप पूरे साल का नहीं ले रहे हो तो आपको 6 मंथ्स का तो डेफिनेटली लेना है, क्योंकि अब तक 6 मंथ तक की आपको सारी, और यहाँ से लाइव क्लास में भी, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो मैं आपको चीज़ इससे भी ज़्यादा डिटेल में कराऊंगी, इससे भी ज़्यादा डिटेल में। मैडम इससे भी ज़्यादा डिटेल और कितना होता है? बहुत ज़्यादा डिटेल होता है कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। तो ऑब्वियसली एक टैगलाइन फिर हम सब क्या करेंगे, वी ऑल विल से ओनली वन थिंग, दैट इज लेट्स क्रैक 10 CBSE। एंड यस मैडम, वी हैव क्रैक्ड 10 CBSE विथ 95%। ये तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स खत्म होंगे और उसमें आएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मैडम जब क्लास लेते थे इतना बोलते थे तो क्या आया? तो फिर आप बोलोगे यस मैडम जो बोलते थे वो लिटरली काम का था, मेरे तो इतने आ ही गए। जिसने 80 सोचा होगा उसके 90 आएंगे, 70 सोचा होगा तो उसके 85 आएंगे। इतना आप अगर सब चीज़ें सुनो, वीडियो अगर स्टार्टिंग से एंड तक देखो, जो छोटे छोटे फनी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आप रिलेट करोगे तो वो समझ में ही नहीं आएंगे। पर मंचूरियन हुआ, लौकी हुई, ये सारी चीज़ें तो हमारे रेगुलर लाइफ से बिलोंग करती है, तो ये तो डेफिनेटली आप उसको रिलेट कर पाओगे किसी भी कंसेप्ट के साथ। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके वीडियोस के पीछे बहुत मेहनत जाती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन पहली बात तो मुझे पता है ले ही लोगे, और लोगे तो मेरा कोड ज़रूर इस्तेमाल करिएगा जिसमें आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। और टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड करिए, वहाँ पे ज्वाइन करिए, और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स बताएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं
जो अपकमिंग वीडियोस है, जो भी अपकमिंग चीज़ें हैं वो आपको उससे वहाँ पता